हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन, प्रोसेस, स्टेप्स और इसके चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स, ये सब हम स्टडी करेंगे एक ही वीडियो में, जिसमें आपका पूरा का पूरा होल टॉपिक कवर हो जाएगा एक ही सिंगल वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इसकी क्या कमियां हैं यानी कि क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है और उसके बाद हम बाकी वाले टॉपिक भी कवर करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिगिंस विद मैन पावर प्लानिंग, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी मैन पावर की प्लानिंग तो करते ही है कि हमें कितने लोगों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी अच्छे से प्लानिंग तो करते ही है, उसी से ही शुरुआत होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है मूव करना चाहिए अपनी करंट मैन पावर पोजीशन से डिज़ायर्ड मैन पावर पोजीशन पे। मतलब अभी करंटली मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि 9 लोग काम करें, ठीक है। करंटली मैन पावर है 10 लेकिन आप चाहते हो 9, तो क्यों 9 तक कैसे पहुंचोगे? मतलब कहते हैं ना कि अभी तो 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 9 आ जाएंगे तो हो सकता है भाई 9 पे काम बर्डन बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट को इस तरीके से प्लानिंग करनी होती है कि वो अपनी करंट मैन पावर पोजीशन को अपनी डिज़ायर्ड मैन पावर पोजीशन में कन्वर्ट कर पाए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू होता क्या है? मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? एक एचआर मैनेजर को ये देखना होता है कि सही नंबर होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के। मतलब अगर मेरे को 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 8 ही लोग मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करूं, सही तरीके से करूं। कहने का मतलब है कि जो मुझे एक्चुअल में उनके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वही स्किल वाले पीपल्स को मैं हायर करूं, सही जगह पे उनको लगाऊं। ऑब्वियसली जिस स्किल के लिए जो बंदा मैंने हायर किया है उसको वही काम दूं। राइट टाइम पे आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काम करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होते हैं। और बोला गया कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल रिसीविंग मैक्सिमम लॉन्ग रेंज बेनिफिट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और साथ में उस पर्सन को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसको अपनी स्किल वाला काम मिल रहा है। तो मैन पावर प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्स का कैसे एक्विजिशन करेंगे, कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबल कराएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे उनको यूज़ करेंगे, बेसिकली कि उनको जो भी काम आता है उनको वो काम देंगे, उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट भी हम लोग कराएंगे। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, मतलब ट्रेनिंग के थ्रू, है ना। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हम चाहेंगे कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रिजर्व्ड भी रहें, वो कहीं छोड़ के ना जाएं, क्योंकि हम उनको इतना टाइम दे रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा ये एम्प्लॉय चला जाए, है ना। तो इट एम्स एट कोऑर्डिनेटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या उद्देश्य है कि डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ की जब भी रिक्वायरमेंट पड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हम वो चीज़ अवेलेबल करा पाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ जो है वो क्वालिफाइड भी होने चाहिए, और कंपनी जिन ज़रूरतों की डिमांड कर रही है वो क्वालिफिकेशन भी उनमें होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें यहाँ पे गिवन है एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, तो हम कोई भी छोटी सी इसमें से कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर वाली थोड़ी सी छोटी है तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन भी करते हैं और साथ में एश्योर भी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट नंबर में क्वालिफाइड पर्सन जो है वो प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल रहेंगे और वो अपना काम अच्छे से करेंगे, जॉब अच्छे से परफॉर्म करेंगे और हमारे एंटरप्राइज की नीड्स को भी मीट करेंगे। मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी पूरा किया जाएगा, जिससे कि सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा प्लस इंडिविजुअल्स को भी मिलेगा। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन है।
बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या विशेषताएं हैं अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, उसका क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स जब एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ऑपरेट किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो तो आप अच्छे से काम करते हो, सारी चीज़ें अच्छे से प्लान्ड होती हैं, ऑपरेट भी अच्छे से होती हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होते हैं। नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एम होता है ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को डिटरमाइन करना कि एक्चुअल में हमें कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। नंबर 3, इसका एम होता है कीपिंग एंड मेंटेनिंग मैन पावर इन्वेंट्री, कि भाई हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर इन्वेंट्री यानी कि लोगों की अवेलेबिलिटी बनाए रखनी होगी, क्योंकि लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है, और जिनको यूटिलाइज़ किया जा सके, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सके, ऐसे एम्प्लॉयज़ हमें हायर करने हैं। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर, मतलब हमें ये भी देखना है कि एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी डिमांड है एम्प्लॉयज़ में उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, कि भाई मान लो ज़रूरत तो है 5 लोगों की, हमने हायर कर रखे 7 लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए मैन पावर की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसकी हेल्प करता है इस चीज़ में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छे से जॉब कर पाएँ और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। बात करेंगे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि भाई नंबर 1 ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाएँ। भाई हमने बंदे हायर किए हुए हैं तो उनको हम यूटिलाइज़ तो करेंगे ना, फ्री की सैलरी थोड़ी ना देंगे। टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, हमें ये देखना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ डेवलप कर रहे हैं क्या, उनके अंदर स्किल्स जो है वो बढ़ रही हैं, मतलब मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उनका, ये भी चेक करना एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ये इंश्योर करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ जो है वो ठीक है, जो हमने बना रखी हैं पॉलिसी, HR पॉलिसीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो ठीक है, वो प्रॉपर है। टू प्रोवाइड प्रॉपर कंट्रोल मेजर वेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो कुछ ना कुछ मेजर्स, कुछ ना कुछ स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोवाइड करता है। टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, प्रिडिक्ट भी करता है कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब्स पे या फिर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स पे, कि भाई अब तो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, जहाँ हम 10 लोग काम किया करते थे वहाँ 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को भी एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी असेस करता है कि कितना हमारे यहाँ सरप्लस है और कितना शॉर्टेज है, मतलब कितने लोग ज़्यादा हैं, मतलब काम कम है लोग ज़्यादा है, या फिर काम ज़्यादा है लोग कम है ना, इसको बोलते हैं सरप्लस और शॉर्टेज। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें ये भी पता चल जाता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ये इस चीज़ को असेस करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को, कि हमें आगे इन फ्यूचर कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होएगी और क्या क्या उनमें स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर होनी चाहिए, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई ज़रूर होनी चाहिए मैन पावर की, जब भी रिक्वायर्ड रहे, एडिक्वेट होनी चाहिए, नहीं कि हमें तो 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 7 लोग काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बात करेंगे इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या लिमिटेशन होती है, मतलब इसकी कुछ कमियां भी बताई गई हैं। नंबर 1, हम जानते हैं फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता, क्योंकि जो देखो एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, जिससे कि बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कम्प्लीटली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे रिलाई नहीं कर सकता, ये इसकी पहली लिमिटेशन है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अक्सर यूज़ करता है टर्मिनेशन या ले ऑफ, टर्मिनेशन मतलब लोगों को निकाल देना, ताकि वो सरप्लस मैन पावर को हटा सके अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो इससे क्या होता है, एक तरीके की एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है, और जब इस तरीके से एम्प्लॉयज़ सोचने लगते हैं कि भाई यहाँ तो लोगों को निकाला जाता है, हमें भी कभी ना कभी निकाल दिया जाएगा, इससे एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति फेथ जो है, विश्वास जो है वो हट जाता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और कलेक्टिंग करना, एनालाइज करना पूरी इन्फॉर्मेशन को,
कि भाई हमें एक्चुअल में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हर डिपार्टमेंट से, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, ये भी लिमिटेशन है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैन पावर की, मतलब कहने का मतलब है कि ऑल द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम द मैन पावर नीड अराइजेज टिल द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब अब मान लो हमें तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब पहले तो असेस करो कि भाई कितने की ज़रूरत है, कितने लोग चाहिए हैं, उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट आते आते कितना टाइम लग जाता है, और इतना इसमें काफ़ी खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आपका काम रुका पड़ा है, एक तरफ आप हायरिंग कर रहे हो, और काम, क्योंकि काम तो 10 लोगों का है, आपके यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बताया गया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में टाइम लगता है। वन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवर एस्टिमेट द स्टाफिंग नीड। एक और भी रिस्क रहता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये भी हो जाता है कि कभी कभी हमें लगता है कि स्टाफ की ज़्यादा नीड है, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं हम। ओवर एस्टिमेट का मतलब हम ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई जो है, हमें कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हमें तो एक्चुअल में तो हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने एस्टिमेट लगा दिया 12 लोगों का, तो इसको बोलते हैं हम ओवर एस्टिमेट। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब एम्प्लॉयज़ हायर हो जाएंगे उससे नुकसान होगा। अब आता है कि एक सेकेंड, अब आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, मतलब कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिससे कि हम प्लानिंग कर पाएंगे। नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। मतलब सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है उनको और एनालाइज करना सबसे पहला स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। नंबर 1 कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारी कंपनी के स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। प्लान जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, है ना, तो सबसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमें सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें एक्चुअल में कितने वर्क की रिक्वायरमेंट है, कितना क्वांटम ऑफ फ्यूचर वर्क एक्टिविटी के बारे में हमें पता चल जाता है कि हमें इन फ्यूचर क्या क्या जो है काम आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ईच प्लान कैन फर्दर भी एनालाइज इनटू सब प्लान। जो भी हम प्लान देखेंगे उसको हम और टुकड़ों में बांट के अच्छे अच्छे से, मतलब प्लान्स को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो है कैसा ह्यूमन रिसोर्स प्लान प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को भी ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बिजनेस प्लान्स को स्टडी करना होता है, हमारे कंपनी के प्लान्स को स्टडी करना होता है, तभी हम ये लगा पाएंगे कि हमें एक्चुअल में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को एनालाइज करना होता है। नंबर 2 फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का दूसरा स्टेप होता है कि आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स की क्या डिमांड रहेगी। तो काफ़ी सारी जो फर्म्स है वो एस्टिमेट लगाती हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ उनको रिक्वायर्ड रहेंगे नियर फ्यूचर में, जैसे कि उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उनमें कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, है ना, क्या उनमें स्किल सेट होना चाहिए। तो दिस डिमांड विल डिपेंड ऑन वेरियस अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है ना, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि लेबर मार्केट कंडीशन में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मार्केट कंडीशन में चेंज आ गया, इकोनॉमिक साइकिल में चेंज आ गया, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जैसे कि डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है फोरकास्ट करना पड़ता है। और फोरकास्टिंग हम जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ को एंटिसिपेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो वेरियस फोरकास्टिंग मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि जजमेंटल मेथड। जजमेंटल मेथड मतलब मैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ, मैं अपने बेस पे चीज़ें जज कर रही हूँ और एक अंदाज़ा लगा रही हूँ। या फिर ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि पिछले सालों में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रही, हम वो सारा डेटा देखेंगे और उसके बेस पे डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ 1-2 मेथड हैं, और जैसे कि रिग्रेशन हो गया, बहुत सारे मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के, वो हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, और भी इन्होंने बताया, जैसे वर्क फोर्स एनालिसिस एक मेथड है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मैन पावर है उसका कैसे हम लॉस हो रहा है लीव के कारण, रिटायरमेंट के कारण लास्ट 5 ईयर में, हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। एब्सेंटीज़म रेट देख सकते हैं, लेबर टर्नओवर रेट देख सकते हैं। इन चीज़ों को अंदाज़ा लगा के हम अपनी वर्कफोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक HR मैनेजर बनना आसान नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए,
वर्कलोड एनालाइज करना आपको आना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी कंपनी में कितना वर्कलोड है, ठीक है। जॉब एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई एक्चुअल में किस तरीके के बंदे रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, क्या स्किल सेट उनमें होना चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए। तो ये दूसरा स्टेप था। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई को डिटरमाइन करना कि कब कब हमें कितना कितना लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई अवेलेबल करानी है लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स की। तो सप्लाई फोरकास्टिंग जो है वो मेजर करता है कि द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी विद इन, या फिर हमें बाहर से और हायर करना पड़ेगा लोगों को। तो उसमें भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं, हम एब्सेंटीज़म हो गया, इंटरनल मूवमेंट हो गई, प्रमोशंस हो गए, चेंज इन वर्किंग आवर्स, ये सारी कंडीशन जो है वो हमें देखनी होती हैं। और यहाँ पे जो मैन पावर होती है या फिर इन्वेंट्री जो होती है, मैन पावर इन्वेंट्री जो होती है वो हमें बेसिकली सप्लाई करनी होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। साथ में हमें ये भी देखना होता है कि हमें एक्चुअल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब से कितने लोग चाहिए, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मेनली अवेलेबल होता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। हो सकता है कि भाई आपको कोई बंदा चाहिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही उस ऐसे बंदे हैं जिनके पास वो स्किल है, तो आप इंटरनली हायर कर लोगे। अगर आप देख रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैसा कोई पर्सन नहीं है जिसके अंदर वो स्किल हो, तो आप बाहर से हायर करोगे। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी करते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लोगों को हायर करते हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं। उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि मैन पावर गैप को डिटरमाइन करना। मैन पावर गैप को डिटरमाइन करना मतलब कि एक्चुअल में जैसे इन्होंने बोला कि आपके पास अभी कितने लोग हैं और उनके अंदर क्या स्किल है, उनको कंपेयर करना अपनी फोरकास्टिंग मैन पावर नीड से, कि भाई अभी इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि आपको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो इस स्किल सेट की। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं ताकि हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितना गैप आ रहा है हमारी वर्कफोर्स में, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट हमें देखनी पड़ती है कि, और अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ कम लोग हैं तो हमें हायर भी करना होता है, रिक्रूट करना होता है पीपल को। अगर हमें लगता है ज़्यादा है तो हम निकाल देते हैं लोगों को। ये सब है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग एचआर प्लान। एचआर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ये आइडेंटिफाई करता है, नीड आइडेंटिफाई करता है कि जो भी हमने एचआर प्लान बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाया है, उसकी ज़रूरत क्या है, कितने लोगों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तो डिटेल पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज़, इसमें सारा आपका आता है कि आप कैसे कैसे एचआर प्लान बनाते हो। आप रिक्रूटमेंट का प्लान बनाते हो कि भाई हमें रिक्रूटमेंट प्लान का मतलब होता है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की लोगों की रिक्वायरमेंट की है, और हमें एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी होती है लोगों की, जिससे कि पीपल रिक्रूट होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट प्लान आपको बनाना पड़ता है। फिर आपको बनाना पड़ता है रीडिप्लॉयमेंट प्लान। रीडिप्लॉयमेंट प्लान का मतलब होता है कि इट इंडिकेट द प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसफरिंग और रीट्रेनिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर न्यू जॉब। मतलब कि हमारे जो पुराने एम्प्लॉय हैं या तो हम उनका ट्रांसफ़र कर दें या फिर हम उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो नए काम के लिए भी तैयार हो जाएं। उसके बाद रिडंडेंसी प्लान ये इंडिकेट करता है कि कब और कहाँ हमारा प्लान है रीट्रेनिंग का, कब हमें रीट्रेनिंग करानी है, दोबारा से ट्रेनिंग करानी है, और रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये सब हम इसमें देखते हैं। ट्रेनिंग प्लान हो गया, प्रोडक्टिविटी प्लान हो गया, रिटेंशन प्लान, ये सब हमें इस स्टेप में करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे नंबर 1 चैलेंज आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम फ्री कर दें कुछ चीज़ों को। जैसे कि आया था ना, एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन का मतलब था फ्रीडम देना। तो लिबरलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स एंड द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हैव क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर आईटी प्रोफेशनल, है ना। जब बैंकिंग सेक्टर आया, कैपिटल मार्केट आया, स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आया, इससे क्या हुआ, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल की डिमांड होने लगी कि भाई आईटी के बंदे चाहिए। तो हम देखेंगे कि लेट 90s में हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, केमिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला। तो इससे क्या हुआ, इंजीनियरिंग की भी डिमांड बढ़ने लगी, मैनेजमेंट ग्रेजुएट की भी डिमांड बढ़ने लगी, साइंटिस्ट की भी डिमांड बढ़ने लगी।
तो जब ये इतनी सारी डिमांड एकदम से आ जाती है तो हमें क्या होता है, एक चैलेंज फेस करना होता है कि कहाँ से हम बंदे अवेलेबल कराएंगे जिस स्किल सेट के हमें बंदे चाहिए। इंडिया में तो है, नो डाउट। नंबर 2, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्निकल चेंज। तो अलग डिमांड फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉई एंड स्किल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या कि कुछ कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय चेंज इन पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल स्ट्रक्चर। हमारे इकोनॉमी में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर और सोशल। अगर इनमें कोई भी चेंज आता है तो हमारी एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी या फिर एम्प्लॉयज़ की डिमांड में भी चेंज आता है। जैसे कि क्योंकि देखो सीधा सीधा इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब कंप्यूटराइजेशन आया बैंक में, रेलवे में, पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में, तो इससे क्या हुआ कि इसने रिड्यूस कर दिया डिमांड, लोगों की डिमांड को कम कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। और कंप्यूटर पे पहले जो लोग हाथ से किताबों में सारा कुछ नोट डाउन करते थे, 10 लोग करते थे, आज ज़रूरत ही नहीं है, आज 1 और 2 लोगों से काम चल जाता है। कंप्यूटर पे जस्ट हमें डाटा रिकॉर्ड करना होता है। तो ये क्या है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो इससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन वर्क फोर्स का डाउन साइज सडनली हो जाता है, मतलब हमें लोग निकालने पड़ जाते हैं। उसके बाद एक फैक्टर आता है कंपटीशन। तो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं उस फील्ड में जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन का बेनिफिट कस्टमर्स को तो होता है, लेकिन कंपनीज़ को इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कंपनीज़ जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, जिससे जब आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि अपनी कॉस्ट को कम करे, है ना। कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट कम होता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि कैसे अपनी कॉस्ट को कम करें। कॉस्ट को कम करने के लिए वो लोगों को ही निकाल देते हैं, ठीक है। और तो ये सारे चैलेंजेस हैं, एक तरीके से इंटरनल चैलेंज भी आते हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाए, वर्क फोर्स फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाए। तो ये सारे हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।